बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट के वीडियो बचे हैं आपके 1 या 2। अब आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो वो हमें आप पूछें ताकि हम उसे वापस रिपीट कर सकें। आपको काफ़ी संख्या में वीडियो और PDF अवेलेबल कराई गई है, आप उसे पढ़ें। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समसामयिक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपकी पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा बदलती रहती है, तो नए मुद्दे आते रहते हैं और पुराने मुद्दे गौण हो जाते हैं। हम 1990 के दशक की बात करें तो सबसे बड़ी जो घटना हमें दिखती है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो थी कि जो यूएनओ का ही अंत हो गया था। सोवियत संघ का ही अंत हो गया था और सोवियत संघ लगभग समाप्त हो गया था। सोवियत संघ छिन्न भिन्न होकर 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में बंट गया। अमेरिका से लोहा लेने वाली विरोधी महाशक्ति विश्व के नक्शे से मिट गई। अब अमेरिका अकेला ही महाशक्ति उभर कर आया। फिर उसने कुवैत को स्वतंत्र कराने में जिस तकनीक का प्रयोग किया उससे उसकी धाक जम गई। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। भारत और चीन ने इजराइल को पूर्ण राजनीतिक मान्यता दी। खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान, सोवियत संघ के विघटन, जर्मनी का एकीकरण, शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं, मुद्दों और प्रवृत्तियों के स्वरूप को ही बदल दिया। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका की नीति में भी बहुत परिवर्तन आया। अब वह अपने प्रस्तावित नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में यूएनओ को पहले जैसा महत्व नहीं दे रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही साझी अंतर्राष्ट्रीय नीति को अब वह नकार रहा था और उसके स्थान पे अपना वर्चस्व चाहता था। तो हम देखें बच्चों पॉइंट वाइज कि क्या है। तो सबसे जो हमें मुद्दे उभर के आते हैं उसमें सबसे पहला है शीत युद्ध का अंत। आप जानते हैं जब दो पावर लड़ रहे थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जब 1991 में सोवियत संघ का ही पतन हो गया तो फिर दो विरोधी शक्तियां रही ही नहीं, उदारवादी लोकतंत्र और सर्ववादी साम्यवाद। हमने शीत युद्ध इसके जब स्टार्ट किया था तब हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो जब बच्चा ही नहीं लड़ने वाला तो लड़े किससे? तो धीरे धीरे शीत युद्ध का ही अंत हो गया। अब लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। शीत युद्ध के अवसान से सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव की ऐतिहासिक भूमिका रही, इसीलिए गोर्बाचोव को अंतर्राष्ट्रीय जगत का असाधारण व्यक्ति माना गया। फिर बच्चों, अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया। अब विश्व पहले 2 शक्ति गुटों में विभाजित था, एक का नेता यूएसए था और एक का सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का ही जब पतन हो गया तो अब विश्व में एक ही महाशक्ति बच गई और वह संयुक्त राज्य अमेरिका। साम्यवाद के अवसान के साथ ही दूसरे भीमाकार दैत्य की अकाल मृत्यु हो गई। वस्तुतः खाड़ी युद्ध में अमेरिकी विजय ने उसकी शक्ति, प्रभाव एवं वर्चस्व में अभूतपूर्व वृद्धि की। यही कारण है कि आज अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान जैसे देशों को धमकी देने लगा है। आज अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके पास आर्थिक क्षमता है, राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में भी है। तो यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में है। कतिपय राजनीतिक विश्लेषण ये कहते हैं कि अब हम बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में तो अभी एक ध्रुवीय विश्व ही दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा है बच्चों साम्यवादी गुट का अवसान। 1990-91 में क्रांति हुई, यूरोप में साम्यवाद पूर्वी यूरोप में साम्यवाद समाप्त हो गया। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता पर एकाधिकार की जो गारंटी दी गई थी उसको भी विलोपित कर दिया गया। 1 फरवरी 1990 को सोवियत संसद ने मार्क्सवाद के एक मूल सिद्धांत को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अब साम्यवादी दलों के पतन के बाद बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप और सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की बहार आ गई। नेक्स्ट बच्चों, जर्मनी का
एकीकरण। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। बिना युद्ध और संघर्ष के 2 राष्ट्र मिल गए। जर्मनी के एकीकरण से विश्व में नई शक्ति के केंद्र बने। अगला है बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। अब जब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया तो क्या गुटनिरपेक्षता को रहना चाहिए? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है या नहीं, इस पे बहुत अधिक विवाद था। तो बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि जब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कतिपय ये भी कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन समय के साथ हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं को नया रूप देने का प्रयास कर रहा है। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन तेजी से बदलती हुई मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति में विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। यूएनओ का परिवार बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जहां 1945 में 51 सदस्य संख्या थी, आज 193 इसकी सदस्य संख्या हो गई है। तो नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं तो इसकी सदस्य संख्या में भी जो है बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही है। अब सैनिक गुटबंदियों का महत्व घटता जा रहा है। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा जैसी सैनिक संधियों का ह्रास हो गया है। शीत युद्ध में आने से नाटो की भांति वार्सा समझौता भी शिथिल होने लगा। रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया ने भी इसका विरोध किया। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त होने से तनाव शिथिल का युग हो गया, जिससे इन सैनिक गठबंधनों की कोई उपयोगिता नहीं रही। अब जब सोवियत संघ का बच्चों अंत हो गया तो नाटो ने पूर्व की ओर फैलाव करना शुरू किया। राष्ट्रपति क्लिंटन की पहल पे पूर्वी यूरोप के पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को नाटो का सदस्य बना दिया गया। तो नाटो जो है अपना विस्तार करता जा रहा है। इसके अतिरिक्त अब जो अर्थव्यवस्था है वो बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था हो गई है। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अब बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है सभी देशों में आ गया है। यूरोप के एकीकरण की दिशा में अब बढ़ रहे हैं, चरण बढ़ रहे हैं। यूरोप कई ढंग से विभाजित हो गया था। पहले पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। लेकिन अब ये लोग मान रहे हैं कि हमें अब एक होना है। यूरोप का एक संविधान को भी राष्ट्र पहचान देने की कोशिश की जा रही है। 1905 में फ्रांस और नीदरलैंड में जनमत संग्रह में भले उस संधि को खारिज कर दिया हो, लेकिन 2009 से वो लागू हो गई है। तो यूरोपीय संघ की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। नव उपनिवेशवाद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब आर्थिक क्षेत्र में दूसरे देशों को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त अब देखिए बच्चों, कुछ नए संगठनों भी उदित हो रहे हैं, जैसे सार्क, आसियान, ग्रुप 8, ग्रुप 15। तो ये विकासशील राष्ट्रों के संगठन बन रहे हैं जो WTO के तहत विश्व व्यापार वार्ता के अवरुद्ध होने के कारण विदेशी व्यापार के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते एकाएक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए अब जो विकासशील देश है वो भी अब अपना संगठन बना के आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप में विघटन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सोवियत संघ से जो स्वतंत्र राष्ट्र बने उसमें यूगोस्लाविया जो राष्ट्र था वो पहले मजबूत राष्ट्र था, लेकिन बाद में यह क्रोएशिया, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना अलग अलग भागों में जो है बंट गया। कोसोवो को सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के तहत अमेरिकी नेतृत्व में नाटो ने सर्बिया पर बमबारी की। तो अलग अलग यूरोप में भी जो है राज्य वो अलग अलग हो रहे हैं। जैसे चेकोस्लोवाकिया को आप देखें तो चेकोस्लोवाकिया भी 2 भागों में विभाजित हो गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। इसके अतिरिक्त है बेटा दक्षिण का उदय। वित्तीय संकट में विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने बढ़ना बंद कर दिया, तब दक्षिण के उदय की चर्चा होने लगी। आज दक्षिण का उदय अपनी गति और आकार में अभूतपूर्व है। 21वीं सदी में दक्षिण का उदय सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, दूरसंचार और राष्ट्रीय अभिशासन में बड़ी प्रगति के साथ हुआ है। इसके अतिरिक्त नवीन प्रवृत्ति में हम देखें तो यूरोप में आतंकवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हमले हुए, अमेरिका का हमला आपके सामने है। यूरोप के भी बहुत राष्ट्र इससे पीड़ित है।
सीरिया में जो इस्लामी लड़ाके की जो हो रही है, अफ़गानिस्तान से लेके इराक तक सभी राष्ट्र जो है इस आतंकवाद से प्रेरित है। तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, नई श्रेणी के परमाणु हथियार जो है सामने आ रहे हैं और ऐसे हैं कि वो विश्व को कई बार नष्ट कर सकते हैं। एक नई श्रेणी का हथियार है हाइपरसोनिक ग्लाइड, जो अमेरिका और चीन बना चुके हैं और इसकी अल्ट्रासाउंड स्पीड इतनी तेज़ है कि ये 1 घंटे में 27,358 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। अरब देशों में क्रांतियाँ होती जा रही है। मिस्र की जनता ने मात्र 18 दिन के भीतर वर्षों की तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। ट्यूनीशिया की जन क्रांति भी मिस्र से प्रेरित थी। 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ अहिंसक और जनवादी आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहा। ट्यूनीशिया में और कायरो समेत मिस्र के लगभग सभी प्रमुख शहरों में नौजवान छात्रों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो अरब देशों में बहुत से ऐसे अरब देश हैं जहाँ पे जन क्रांतियाँ हो रही है, कहीं पे तानाशाही स्थापित हो रही है, तो और कहीं पे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर देश के संसाधनों का यूज़ हो रहा है, फिर भी बगावत होती ही जा रही है। अगला है बच्चों, बहुध्रुवीयता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया कि हम एक ध्रुवीय विश्व की ओर हैं, लेकिन हम जब जापान को देखते हैं, हम ब्राज़ील को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो वो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। बहुत सी टेक्निक के मामले में हम चाइना को ले सकते हैं। तो एशिया में के जो दो दिग्गज है, चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, ये तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो विश्व वर्तमान में बहुध्रुवीयता की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।